इतना खूबसूरत था, इतना खूबसूरत कि आप क्या बताया जाए। मैं एक जगह पे गया और वहाँ ठहर गया क्योंकि मुझको वो ओम जो है ना, वो ध्वनि सुनाई दे रही थी। कैलाश को देखते हैं ना, उतनी बार आपको भगवान के अलग अलग स्वरूप दिखने शुरू हो जाते हैं, उतनी बार हमको उस कैलाश पर्वत के अंदर भगवान अलग अलग रूपों में दिखाई देने लगे। कई बार ऐसा लगता है कि ऑक्सीजन सिलेंडर अगर ना हो हाथ में तो बड़ी दिक्कत महसूस होती है। करता करे न कर सके, शिव करे सो होए, और तीन लोक नौखंड में शिव से बड़ा न कोई। हर हर महादेव। कैलाश मानसरोवर शिव भक्तों के लिए वो स्थान जहां माना जाता है कि कैलाश मानसरोवर पर माता पार्वती, भगवान भोलेनाथ, प्रिय गणेश जी के साथ विराजते हैं, वहीं रहते हैं। कैलाश मानसरोवर की यात्रा शुरू हो चुकी है। कई सारे सवाल बहुत सारे लोगों के मन में रहते हैं। महादेव की असीम अनुकंपा से कैलाश मानसरोवर की यात्रा मैंने पूरी की। सवाल बहुत सारे हैं जो मुझसे लगातार पूछे जा रहे हैं, और उन सवालों का जवाब देने के लिए आज का ये पॉडकास्ट है। और उन सारे सवालों का जवाब देने के लिए आज मेरे साथ खुद दिग्विजय हैं। सबसे पहले तो आप सभी को सादर चरण स्पर्श प्रणाम। तो सबसे पहला सवाल, कैलाश मानसरोवर की यात्रा का अनुभव कैसा रहा और क्या क्या आप सीखे, समझे और क्या क्या लेकर आए हैं। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्योर्मोक्षयमामृतात्। ओम स्वः ओम भुवः ओम सः ह्यूं ओम ओम। हर हर महादेव। यकीनन कैलाश मानसरोवर की जो यात्रा है वो अपने आप में एक यात्रा कहिए या फिर जिंदगी का एक पड़ाव कह लीजिए। अगर आप वाकई भोलेनाथ में आस्था रखते हैं, अगर आपको यकीन है कि सृष्टि का एक आधार बिंदु, आधार केंद्र जो है वो कैलाश मानसरोवर है, तो यकीन मानिए आपको वहाँ जाकर जो अनुभव होगा वो आप शब्दों में नहीं बयां कर पाएंगे। ये महादेव की बहुत अनुकंपा रही, कृपा रही कि मुझे इस बार जब 2025 में कैलाश मानसरोवर की यात्रा शुरू हुई तो मुझे वहाँ जाने का मौका मिला। और सामने कैलाश के ठीक कैलाश पर्वत के ठीक सामने बैठकर मैंने बहुत सारी बातचीत की, महादेव से बातचीत की। ये अपने अपनी श्रद्धा, अपने अपने मन का विश्वास है। तो अपने अनुभव के बारे में मेरे से पूछा गया कि आप अपने अनुभव के बारे में बताइए। तो मेरा अनुभव बहुत अच्छा रहा, और मेरी जो यात्रा शुरू हुई थी वो यात्रा शुरू हुई थी लखनऊ से। और इस यात्रा को विजिट्स कैलाश, दिल्ली में एक संस्था है विजिट्स कैलाश की तरफ से ये यात्रा शुरू की। ये यात्रा मेरी उनके थ्रू की गई थी। और visitskailash.com पे जाके आप इसके बारे में और जानकारी ले सकते हैं। तो लखनऊ मैं सबसे पहले पहुंचा, और लखनऊ से फिर बाइक कार हम लोग नेपालगंज पहुंचे। नेपालगंज में वहाँ पे डायमंड होटल है, कल्पतरु है, वहाँ पे आपको रुकने की अच्छी व्यवस्था की गई थी, वहाँ आप रुकते हैं। अगले दिन आप वहाँ से उठते हैं और नेपालगंज से सीधे पहुँचते हैं सिमिकोट। सिमिकोट जाने के लिए जो नेपालगंज है, वो नेपालगंज की छोटी छोटी फ्लाइट्स चलती हैं जो मॉर्निंग के समय में ही चलती हैं, क्योंकि दिन में कई बार वेदर ख़राब हो जाता है तो उतना ज़्यादा फ्लाइट्स दिन में रहती नहीं हैं, चूँकि फ़्लाइट छोटी होती हैं। तो वो वहाँ से सिमिकोट हमें पहुँचाया गया, और सिमिकोट में जब हम उतरे हैं उसके बाद हमें बताया गया कि अगले दिन हम लोग जो है बाई हेलीकॉप्टर हिल्सा जाएंगे। हिल्सा नेपाल का बॉर्डर है जहाँ से आप इमिग्रेशन के लिए जाते हैं, और इमिग्रेशन के लिए आप चाइना बॉर्डर में जाते हैं। तो हम लोग सिमिकोट पहुँचते हैं, और मेरे साथ में 13 लोग थे, और 29 लोग और भी थे। जो पूरा जो ग्रुप था वो करीब 42 लोगों का ग्रुप था। 42 लोग जो है इस पहली यात्रा पे गए थे, और 42 लोगों का ये ग्रुप गया हुआ था। तो जब हम लोग सिमिकोट पहुँचे तो सिमिकोट पहुँचने के बाद मौसम ने अंगड़ाई ली।
मौसम थोड़ा ख़राब हो गया। वीज़ा आ चुका था लेकिन मौसम की वजह से हेलीकॉप्टर चलना बंद हो गया था। तो इस वजह से हमें 3 दिन तक सिमिकोट में रहना पड़ा। पूरा सिमिकोट घूम डाले। सिमिकोट बहुत सुंदर सा छोटा सा गांव कह सकते हैं आप। छोटा सा गांव है, छोटा सा एरिया है और बहुत सुंदर है। आप सिमिकोट में जाएंगे तो आपको वहाँ के बड़े भोले भाले प्यारे प्यारे लोग मिलेंगे। सिमिकोट में मीमदाई हैं जो कि हम लोगों के वहाँ के कोच थे, और मीमदाई का होटल था पोटाला, और उन्हीं का एक और दूसरा होटल है जो दीपक नाम से है, जो उनका उसका नाम था न्यू हुमला रिसोर्ट। न्यू हुमला रिसोर्ट जैसे ही वहाँ से बाहर निकलेंगे आप, वहाँ के जो एयर स्ट्रिप है उससे बाहर निकलेंगे, तुरंत आपको जो है उसी रोड पे ही न्यू हुमला रिसोर्ट दिख जाएगा। मैंने तो स्पेशली सिमीकोट के ऊपर एक बढ़िया वीडियो बनाया है, आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। वो सिर्फ वहाँ पे पूरा सिमीकोट घुमा दिया है। शिव जी का वहाँ मंदिर भी है। तो हम लोग 3 दिन तक सिमीकोट में रुके। तीसरे दिन जब जो है मौसम खुला, चीज़ें अपने हाथ में आ गई, तब हेलीकॉप्टर उड़ा और हेलीकॉप्टर लेके हमें पहुंचा हिल्सा। हिल्सा पहुंचते हैं तो हिल्सा वो बॉर्डर एरिया है जहाँ पे नेपाल का जो आम नागरिक है, अगर वो भी हिल्सा आना चाहेगा तो उसको भी परमिशन की ज़रूरत पड़ेगी। तो वो बॉर्डर एरिया पे हिल्सा पे हम लोग रुके, और हिल्सा पे जहाँ रुके वहाँ पे होटल मोक्ष था, अभी नया, मतलब कोरोना के टाइम पे वो होटल बनना शुरू हुआ था कि अगले साल खुलेगा, लेकिन 5 सालों तक वहाँ कुछ भी नहीं था। अब वो होटल खुल पाया, और उस होटल की जो ओनर थी वो तिब्बतन थी, सोनम नाम था उनका। बड़ी प्यारी सी लड़की, और वो इंडिया से, उन्होंने देहरादून से अपनी पढ़ाई की थी, और उनके मम्मी पापा की एक बड़ी खूबसूरत लव स्टोरी थी। हमने वो लव स्टोरी भी कवर की, आप वो भी देख सकते हैं। वो लव स्टोरी बड़ी प्यारी थी क्योंकि उनकी माँ तिब्बत की थी, पिता नेपाल के थे, कैसे वो मिले और क्या हुआ। तो हम लोग हिल्सा में एक दिन रुके। हिल्सा में रुकने के बाद फिर हिल्सा में ही आपके इमिग्रेशन ऑफिस जो नेपाल का है, वहाँ पे आपके पास में आउट का ठप्पा लगता है। आउट का ठप्पा लगने के बाद आप चाइना के इमिग्रेशन के पास जाते हैं। जब चाइना इमिग्रेशन पे हम लोग पहुँचते हैं तो चाइना इमिग्रेशन बस एक नदी जा रही है, काली गंगा बोलते हैं उसको। उस नदी को पार करेंगे पुल से तो आप तिब्बत वाले उस स्वायत्त क्षेत्र में पहुँचेंगे, जो कि अब इस समय चाइना के द्वारा, चाइना के अधीनस्थ है। तो वो चाइना, उस पर जो है चाइना का ही इमिग्रेशन ऑफिस है। तो वहाँ हम लोग पहुँचे। फिर चाइना के इमिग्रेशन ऑफिस में हम लोगों की बाकायदा चेकिंग हुई। याद रखिए, चाइना में आप जब इमिग्रेशन में जाएंगे तो आपकी थॉरोली चेकिंग होती है। उसमें आपका हर सामान चेक होता है। आपका टेम्परेचर अगर ज़्यादा है तो भी आपको रोक लिया जाएगा। पासपोर्ट में कोई दिक्कत है तो भी रोक लिया जाएगा। अगर आपके मोबाइल में दलाई लामा से जुड़ा हुआ कोई भी प्रसंग, फोटो या कुछ ऐसा आता है तो भी आपको वहाँ पे चाइनीज़ रोक लेते हैं। पुलिस, चाइना की पुलिस आपको रोक लेती है, आपसे पूछताछ करती है और फोटो डिलीट कराती है। एक मोबाइल के अंदर कम से कम 2-2 पुलिस वाले लग के वो सारी फ़ोटो आपकी चेक कर रहे होते हैं थॉरोली। कम से कम 10 मिनट देते हैं वो, 10 से 12 मिनट सिर्फ मोबाइल चेक करने के लिए, बाकी सामान के लिए अलग से। तो बहुत अच्छे से पूरी चेकिंग हुई, और उस चेकिंग के दौरान जब मैं वहाँ पहुँचा था तो मेरा शरीर थोड़ा गर्म था, मुझको किनारे कर दिया गया। जैसे मुझे किनारे किया गया, मेरा दिल धड़कने लगा कि हो सकता है भाई ये क्या हो रहा है कि यहाँ से कहीं वापस न कर दिया जाए, क्योंकि उन्होंने हमारे ग्रुप का एक वीज़ा कैंसिल कर दिया था। एक महिला जो कि मुंबई से आई थी, माताजी शिवभक्त थी, वो हिल्सा पहुँचती हैं, लेकिन हिल्सा के आगे वो चाइना बॉर्डर नहीं क्रॉस कर पाती हैं। उनका चाइना जो वीज़ा लगा हुआ था वो अप्रूव नहीं किया चाइनीज़ ने। तो हम भी डरे हुए थे, लेकिन किसी वहाँ पे थोड़ी देर बाद 10-15 लोगों के जाने के बाद फिर से मेरी चेकिंग हुई। फिर मैं अंदर गया, अंदर जाने के बाद बाकायदा सारी चेक हुआ। उसके बाद हम लोग इमिग्रेशन से बाहर निकले। बाहर निकलने के बाद, इमिग्रेशन से बाहर निकलते हैं तो आपको बस के थ्रू, जो उनकी बसेज होती हैं वो बड़ी क्यूट और बड़ी स्टाइलिश और बहुत ही लग्जरी होती हैं। आपको उससे जो है तकलाकोट जो जगह है, जिसका नाम अब पुरांग रख दिया इन्होंने, तो पुरांग लेकर जाते हैं। पुरांग में आपको करीब 2 घंटे का रास्ता है। पुरांग में जाके बैठ के चाय पानी कीजिए आप। रुकने की व्यवस्था पुरांग में भी करते हैं लोग, लेकिन रुकने की व्यवस्था आगे भी की जा सकती है। डिपेंड करता है आपके पास और आपके कोच का, आपके जो गाइड है उसका क्या मन बनता है। चाइना में एक और दिक्कत है कि वहाँ पे आम लोगों से बात करेंगे तो आपकी बात वो समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि वहाँ इंग्लिश भी नहीं समझते हैं लोग। तो पुरांग में हम लोगों ने ये तय किया अपने गाइड के साथ में, क्योंकि गाइड तिब्बतन था तो उसको हिंदी भी आती थी, इंग्लिश भी आती थी। तो हमने तय किया कि हम लोग अभी यहाँ रुकेंगे नहीं, यहाँ से आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग आगे बढ़ गए। आगे बढ़ के
सीधे हम लोग कैलाश मानसरोवर जो था उस तरफ जाना शुरू किए। मानसरोवर पे ही रात को रुकने की व्यवस्था बनाई गई थी। तो हम लोग गए, रास्ते में जाते समय एक ह्यूज बहुत बहुत बड़ी झील दिखाई दी। पहले तो लगा कि अरे यही है क्या मानसरोवर, लेकिन वो मानसरोवर नहीं, वो राक्षस ताल था। और वो इतना खूबसूरत था, इतना खूबसूरत कि आप क्या बताया जाए, बहुत सुंदर। और वो राक्षस ताल की अपनी एक मान्यता है कि रावण ने यहाँ पे शिव जी की पूजा करने से पहले स्नान किया था। और राक्षस ताल में जीव जंतु नहीं रहते हैं क्योंकि वो पानी बहुत खारा है। फिर राक्षस ताल से करीब 4 किलोमीटर आगे बढ़े तो हमको जो है वो कैलाश मानसरोवर, कैलाश के भी दर्शन हुए हमें और मानसरोवर के भी दर्शन मिलने शुरू हुए। मानसरोवर के परिक्रमा होती करीब 100 किलोमीटर की, वो परिक्रमा पूरी करके और वापस जो है वो एक जगह पे रोकते हैं, उसी होटल में आप लोग को ठहराते हैं, वो मानसरोवर के ठीक सामने होता है। तो हम पूरी परिक्रमा करके मानसरोवर के ठीक सामने वाले होटल में जाके ठहरे और रात हो गई थी, करीब 11-12 बज गया था, क्योंकि यहाँ पे 10 बजे तक, शाम के 10 बजे तक आपको दिन रहता है चाइना में, तो आपको दिखाई पड़ता है, लेकिन 11-12 बजे तक अंधेरा हो जाता है। तो हम लोग वहाँ पहुँचते हैं और जहाँ रुकते हैं उसके ठीक सामने हवा जो आ रही थी उससे पता चल रहा था कि सामने कुछ तो है, समंदर है, झील है, कुछ तो है जिसकी वजह से बहुत हवा आ रही है। और अच्छा सा होटल था, बढ़िया, वहाँ पे रुके, खाना वाना खाया और सुबह सुबह जो है वहाँ पे कैलाश मानसरोवर झील के पास में पहुँच गया। करीब 6:30 बज रहा था और ठंड काफ़ी थी। वहाँ पहुँचते हैं, वहाँ पे स्नान किया और स्नान कैलाश मानसरोवर में, मानसरोवर झील के अंदर अब उतरने का परमिशन नहीं देते हैं। अगर उतरना भी है तो केवल पैर वैर जो है भीग जाए, लेकिन वहाँ पे ये भी नहीं मिला। और वहाँ चाइनीज़ पुलिस खड़ी थी तो उनका कहना था वहाँ बाल्टी और मग्गा दिया गया, इससे आइए, इससे नहाइए बाकायदा, नहा के और उसके बाद आशीर्वाद प्राप्त कीजिए। तो हम लोगों ने भी वैसे ही मानसरोवर का जल निकाला, जल से जो है स्नान किया। स्नान करके उसके बाद फिर अद्भुत आनंद था वो। बहुत सारे लोगों ने स्नान नहीं किया, लेकिन जिसने जिसने भी स्नान किया मज़ा आ गया बहुत। मतलब अब तक की जितनी भी थकान थी सब दूर हो गई थी। स्नान करके वापस आए, वापस आने के बाद नाश्ता किया और उसके बाद वही गाड़ी जो है वहाँ से निकल गई। वो गाड़ी निकली वहाँ से तो हम लोग को वो गाड़ी दार्चेन होते हुए सीधे पहुँचा दिया उसने यमद्वार पे। यमद्वार वो जगह है जहाँ से कैलाश मानसरोवर की परिक्रमा शुरू होती है। तो यमद्वार पहुँचे, यमद्वार पहुँचने के बाद यमद्वार पे लोग पूजा करते हैं। ऐसी मान्यता है कि वहाँ पे यम खुद बैठे रहते हैं, यमराज, जो आपके हिस्से का लेखा जोखा करते हैं। और यमद्वार पार करके आप अपने ये जो जीवन मृत्यु का जो ये पूरा संचालन जिस तरीके से यम करते हैं, उसमें आप अपने आपको कुछ न कुछ ऐसी चीज़ें मिलती हैं जो आप शब्दों में बयान नहीं कर सकते। वो यमद्वार इकलौता एक, कह सकते हैं आप, एक माध्यम ऐसा है कि चूंकि वो उसके आगे की जो जर्नी है ना वो बहुत ही निर्जन थी, कैलाश परिक्रमा वाली। तो हम लोग यमद्वार पे पहुंचे। यमद्वार पे पहुंचने पे घोड़े नहीं मिले क्योंकि हम लोग का फर्स्ट बैच था, तो घोड़ों की व्यवस्था नहीं थी। घोड़े और पोर्टर मिलते हैं। पोर्टर आपके छोटा छोटा बैग होता है, वो लेके चलते हैं। पोर्टर के लिए 1200 युआन देना पड़ता है और घोड़ों के लिए 4000 युआन देना पड़ता है। 4000 युआन में घोड़ा और पोर्टर दोनों शामिल होता है, लेकिन सिर्फ पोर्टर लेते हैं तो 1200 युआन देना पड़ता है। युआन वहाँ की करेंसी है। 1 रुपये मतलब 12-12.5 रुपये इंडिया का, तो 1 युआन चाइना का। अभी यही चल रहा था। तो हम लोग पोर्टर करते हैं। पोर्टर करने के बाद फिर हम लोग पैदल आगे निकलते हैं और 12 किलोमीटर की यात्रा पहले दिन की थी डेरापुक तक, और वो 12 किलोमीटर की यात्रा हम लोग पूरी करते हैं। करीब 8 घंटे के आसपास लगते हैं। पूरा एरिया एकदम शांत, निर्जन, केवल पानी के बहने की आवाज़ और कहीं कहीं पे ओम का उच्चारण। मतलब मैं एक जगह पे गया और वहाँ ठहर गया क्योंकि मुझको वो ओम जो है ना वो ध्वनि सुनाई दे रही थी, और जैसे ही मैं रुकता था ना वो ध्वनि मेरे को सुनाई देती थी और उसके बाद फिर वो गायब हो जाती थी। ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है। और उसके बाद फिर वो जो पानी वहाँ से बह रहा था, चीज़ें जा रही थी, वो पूरा माहौल बहुत बहुत ज़्यादा भक्तिमय था। जितनी बार वहीं से शुरुआत से यमद्वार से ही आपको कैलाश दिखना शुरू हो जाता है, और जितनी बार आप कैलाश को देखते हैं ना उतनी बार आपको भगवान के अलग अलग स्वरूप दिखने शुरू हो जाते हैं। उतनी बार हमको उस कैलाश पर्वत के अंदर भगवान अलग अलग रूपों में दिखाई देने लगे।
आपको गणेश जी भी वहाँ दिखाई दिए, हनुमान जी भी दिखाई दिए, खुद शिव जी दिखाई दिए। और कैलाश हर 15 मिनट पे, 5 मिनट पे, 10 मिनट पे अपना रंग बदलता रहता था, मतलब रूप बदलता रहता था। ये अद्भुत बात थी। कैलाश के पास जितने भी पहाड़ थे सब भुरभुरे से, सब ढह रहे थे, और कैलाश इकलौता ठोस। और जितने भी बादल थे सब किसी न किसी तरीके से कैलाश के ऊपर ऐसे छाए होते रहते हैं, एकदम ऐसा छाए रहते हैं जैसे लगता है कि भगवान ने उनको बोल दिया कि अब चाय बनाओ, यहाँ बैठने हैं, अब हम लोग चाय पानी पियेंगे, अब हम लोग खाना खाएंगे। तो सब हुए, और कैलाश का वो दिव्य दर्शन करने के बाद मतलब दिल पिघल गया, आंसू आ गए आंखों में। वहाँ पे हम लोगों ने पूजा अर्चना भी की, बहुत अच्छी पूजा अर्चना की। जो हमारा ग्रुप था उसने बहुत अच्छे से पूजा अर्चना की बाबा के लिए। जो है वहाँ पे बाकायदा बेलपत्र सब कुछ लेके जो भक्तगण थे वो लोग पहुँचे हुए थे। ये सब करने के बाद वहाँ से ऊपर जुटलपुक के उस परिक्रमा चूंकि 50 से 52 किलोमीटर की होती है, तो वहाँ से ऊपर दूसरे दिन लोग जाते हैं जुटलपुक की तरफ। तो वहाँ से लोग ऊपर गए जुटलपुक की तरफ, वहाँ ऊपर चलते, लेकिन उसमें ऊपर वाला जो एरिया है वो 18,000 फीट के आसपास का है। जब आप परिक्रमा करते हैं तो उसके बाद डेरापुक से आगे जाने के लिए 18,000 फीट, तो वो सब लोगों के बस का नहीं होता है, क्योंकि ऑक्सीजन जो है ऊपर और कम होता है, तो बहुत ही रिस्की होता है। तो इसलिए वहाँ पे 4 लोग जो है उसके आगे की 22 किलोमीटर की परिक्रमा करने पहुंचे। और 22 किलोमीटर की परिक्रमा के बाद फिर तीसरे दिन जुटलपुक पे लोग रुकते हैं। उसके तीसरे दिन जो है वहाँ से और जितना बचा हुआ है वो परिक्रमा पूरी करके उसके बाद दार्चन आते हैं। बाकी लोग वहीं डेरापुक से वापस चले आते हैं। आप पैदल भी आ सकते हैं, आप वहाँ एम्बुलेंस भी आती है जो कि 500 युआन के आसपास लेती है, और आप उस एम्बुलेंस के थ्रू वहाँ से वापस यमद्वार तक आते हैं, और यमद्वार पे आपकी बस खड़ी रहती है, वो मिल जाती है आपको। तो हम लोगों में से मोस्टली लोग यहाँ डेरापुक से वापस आए और यमद्वार तक पहुँचे, और यमद्वार पहुँच के उसके बाद हम लोग बस लेकर दार्चेन आते हैं। दार्चेन जो शहर है वो मतलब आपको दिखेगा, वहाँ भी ऑक्सीजन लेवल में जो है ऑक्सीजन की कमी होती है। जो होटल के कमरे होते हैं उसमें बाकायदा O2 लगा हुआ है, ऑक्सीजन ऑन करके आप अपने कमरे में ऑक्सीजन जो है ऑक्सीजन सप्लाई बढ़ा सकते हैं। इस तरीके की व्यवस्था वहाँ पे रहती है। फॉर्मॉन्ट होटल था जहाँ पे हम लोग रुके हुए थे, अच्छा होटल था, और वहाँ पे हम लोग रुकते हैं। वहाँ पे हम लोग जो है जितने भी अपने अनुभव हैं एक दूसरे के साथ साझा करते हैं। और फिर अगले दिन चूंकि जितने लोग और ऊपर आगे की ओर गए हुए हैं उन लोगों को लेकर सब लोग इकट्ठा होते हैं, और सब लोग इकट्ठा होकर आ जाते हैं नीचे। और रात को करीब 10-11 बजे जितने आगे लोग गए थे वो लोग भी आ जाते हैं। और फिर अगले दिन हम लोग वहाँ से बस के थ्रू आते हैं वापस इमिग्रेशन ऑफिस। इमिग्रेशन ऑफिस से आप अपने उस पर, चूँकि ग्रुप वीज़ा में आपके पासपोर्ट पे चाइना की तरफ से कोई मोहर वोहर नहीं लगती है, लेकिन नेपाल में आएंगे तो वहाँ आउट और इन की मोहर लगती है। तो वापस हम लोग वहाँ चाइना से फिर वही पुल पार करके इंडिया में आते हैं, सॉरी नेपाल में आते हैं। नेपाल में इन लगवाते हैं इनका। उसके बाद फिर वहाँ पे आपको 1 बाय 1 मतलब 4 लोगों के लिए हेलीकॉप्टर उड़ता है। तो आप हेलीकॉप्टर से सिमीकोट पहुंचते हैं, हिल्सा में है, हिल्सा से सिमीकोट पहुंचते हैं। सिमीकोट में भी एक दिन रुकना पड़ेगा, क्योंकि मौसम अगर जो है आपका ख़राब हुआ तो एक से ज़्यादा दिन रुकना पड़ सकता है। हम लोग सिमीकोट पहुंचते हैं, एक दिन रुकते हैं। अगले दिन सुबह सुबह जो है हमें छोटी वाली सीता एयर फ्लाइट मिलती है, और उससे हम लोग नेपालगंज पहुँचते हैं। नेपालगंज पहुँचने के बाद हम लोग एयरपोर्ट पे ही हमें गाड़ी मिल जाती है, वहाँ से हम लोग सीधे अपने होटल पहुँचते हैं। वहाँ पे अपना सामान जो था वो थोड़ा सामान कम करके, और उसके बाद सामान इकट्ठा करके फिर वहाँ से अपने जो सामान लगेज क्लॉक रूम में रखवाया था वो सब लेकर खाना वाना खा के फ्रेश होकर वहाँ से लखनऊ के लिए निकलते हैं। करीब 4 या 5 घंटे की यात्रा के बाद लखनऊ पहुँच जाते हैं और हमारी यात्रा पूरी हो जाती है। हर हर महादेव। कैलाश मानसरोवर कहाँ स्थित है और कैलाश पर्वत और मानसरोवर झील का धार्मिक महत्व क्या है? कैलाश मानसरोवर वो तिब्बत का स्वायत्त क्षेत्र है जो कि अभी चाइना के उसमें है, चाइना की टेरिटरी में पाया जाता है। वहाँ पे चाइनीज़ गवर्नमेंट ही एक तरीके से उसको रूल कर रही है, वहाँ पे स्थित है। और कैलाश मानसरोवर की धार्मिक मान्यता बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी वहाँ पे महादेव का वास माना जाता है। महादेव, पार्वती, माँ पार्वती, गणेश, ये लोग कैलाश पर ही रहते हैं, ऐसी मान्यता है। और ये मान्यता नहीं है, मैंने जो अनुभव किया है ये वाकई सत्य है। वहीं पे रहते हैं महादेव, और उनके उस एरिया में, उस जगह पे एक अद्भुत ऊर्जा है।
उस ऊर्जा को आप वहाँ पहुँचेंगे तो आपको वो ऊर्जा महसूस होगी। आपका भाव कैसा है, ये डिपेंड करता है कि आप उस ऊर्जा को किस तरीके से महसूस कर पाते हैं। एक और सवाल पूछा है एक दर्शक ने कि कैलाश पर्वत पर चढ़ाई की जा सकती है और कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए कौन कौन से रास्ते उपलब्ध हैं? कैलाश पर्वत पर चढ़ाई नहीं की जा सकती। आपको बता दूं, कैलाश पर्वत पर चढ़ने के लिए एकदम किसी भी तरीके से आप उस पर नहीं चढ़ सकते हैं। चाइना गवर्नमेंट की तरफ से मनाही है। वहाँ पे चढ़ने से पहले बहुत सारे जो 1972 के आसपास एक आध इंसिडेंट हुआ था जिसमें कुछ लोगों ने कोशिश की थी, रूस के थे कुछ पर्वतारोही की उस पर चढ़ने की कोशिश की थी, और वो उनका जो एक्सपीरियंस था वो ये था कि हम चढ़ तो रहे थे लेकिन हम बार बार दिशा भ्रम हो जा रहा था, हमें समझ में नहीं आ रहा था कि हम जहाँ चढ़ रहे थे वापस वहीं कैसे पहुँच जा रहे थे जहाँ से हमने शुरुआत की थी। और करीब 2 साल के अंदर उसमें से जितने लोगों ने चढ़ाई करने की कोशिश की सबकी मृत्यु हो गई। और चाइना गवर्नमेंट ने जो है इस चीज़ को पूरी तरीके से बैन कर रखा है। वहाँ कैलाश पर आप चढ़ नहीं सकते हैं। और रास्ते कौन कौन से उपलब्ध हैं, तो रास्ते जो है वो कई तरीके मतलब करीब 4 रास्ते हैं जहाँ से जो है कैलाश के लिए दर्शन के लिए आप जाते हैं। एक तो भारत सरकार की तरफ से जो दो रास्ते हैं जहाँ से आप 34 दिनों के अंदर ये परिक्रमा लगभग पूरी करते हैं। और एक रास्ता जो जिससे मैं गया था, जहाँ से लखनऊ से नेपालगंज से सिमिकोट, हिल्सा, फिर चाइना टेरिटरी, फिर वहाँ से तकलाकोट, दारचीन और दर्शन। और एक रास्ता है जो कि लहासा से है, तिब्बत की जो राजधानी है लहासा जाइए। लहासा से एक नया एयरपोर्ट बन रहा है पुरांग में, आप वहाँ से पुरांग आ सकते हैं। पुरांग से फिर वापस दार्जिलिंग आके अपने दर्शन कर सकते हैं। और काठमांडू के थ्रू भी जो है कुछ लोग यात्री दर्शन के लिए आते हैं। कैलाश मानसरोवर की यात्रा कब होती है और इस यात्रा में कौन कौन से दस्तावेज जरूरी होते हैं? तो कैलाश मानसरोवर की यात्रा जो है वो होती है आपकी अभी 5 सालों के बाद, तकरीबन 6 सालों के बाद ये अभी शुरू हुई है। तो जुलाई, अगस्त और मिड ऑफ सितंबर, बस यही 2.5 महीने हैं जो कि ये यात्रा होगी। और इसी 2.5 महीने में जितने भी भारतीय लोग जा पाएंगे वही लोग जाते हैं। दस्तावेज़ की जहाँ तक बात करें तो ग्रुप वीज़ा लगता है। अगर आप ग्रुप में जा रहे हैं तो आपका ग्रुप वीज़ा लगेगा, खासतौर पे चाइना के लिए ग्रुप वीज़ा लगेगा। और उस ग्रुप वीज़ा के बहुत ज़रूरी होता है। प्लस आपका फुल बॉडी चेकअप होने के बाद, एक जो है बॉडी चेकअप के बाद फिर आपका एक जो है एक सर्टिफिकेट आपको उसका भी चाहिए होता है। वो भी पूछ लेते हैं कई बार, चाइनीज़ अथॉरिटी जो होती है वो पूछ लेती है कि ठीक है कि नहीं है। वहाँ आप जाएंगे, यमद्वार के पास में ही आपको डॉक्टर भी मिलेंगे जो आपका हार्ट बीट चेक करेंगे और उसके आधार पे आपको बताएंगे कि आगे जाना है कि नहीं जाना है। ये भी आप समझिए। देखिए, सब कुछ वहाँ पे प्रभु कृपा पे है। आप भोले के स्थान पे जा रहे हैं, भोले मन से जाइए, आपकी हर मुराद पूरी होगी, आपको वहाँ पे उनके दर्शन होंगे। लेकिन अगर आप किसी और तरीके से, किसी और भावना के साथ, किसी और चीज़ के साथ जा रहे हैं ना, तो हो सकता है कि आपकी यात्रा जहाँ तक आप चाह रहे हैं वहाँ तक पूरी ना हो। तो इसलिए बड़े आराम से भोले मन के साथ जाइए। और दस्तावेज़ में हमने आपको बता दिया, एक तो आपका ग्रुप वीज़ा लगेगा, दूसरा आपका मेडिकल सर्टिफिकेट है वो अपना ओके रखिएगा, तीसरा जो है कुछ पैसे जो है ज़रूर अपने साथ रखिए जो कि युआन में हो, क्योंकि अगर आपको पोर्टर करना है या फिर घोड़ा करना है या फिर वहाँ पे कुछ सामान खरीदना है या कोई इमरजेंसी हो गई तो थोड़ा बहुत पैसा आपके पास रहेगा तो मामला सेट हो जाता है। मैं यहाँ से करीब 2000 युआन लेके गया था और उसमें सारी चीज़ें हो गई क्योंकि मुझे घोड़ा नहीं करना था। कैलाश मानसरोवर की यात्रा कितने दिनों की होती है और इस यात्रा में कितना खर्च आ जाता है? इस यात्रा के लिए जो आयु सीमा है, मतलब अगर आप 18 साल से बड़े हैं, 18 साल से ऊपर हैं और करीब 70 साल तक की आयु सीमा लिखी हुई है। लेकिन आयु सीमा लिखी हुई है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप 70 साल की उम्र में जो है वो परिक्रमा कर पाएंगे, क्योंकि करीब 52 किलोमीटर की परिक्रमा है और जो एरिया है वो पूरा का पूरा ड्राई है और वहाँ सांस लेने में दिक्कत होती है क्योंकि ऊंचाई पर है। तो कई बार होता क्या है कि आपको लगता है कि आप कर ले जाएंगे। मैं खुद अंतिम के 2 किलोमीटर जो मेरे रह गए थे, मुझे ऐसा लगा महादेव बस आप पहुंचा दीजिए किसी तरीके से, क्योंकि सांस आना बंद हो जाता है। कई बार ऐसा लगता है कि ऑक्सीजन सिलेंडर अगर ना हो हाथ में तो बड़ी दिक्कत महसूस होती है। तो इसलिए आप जा तो सकते हैं लेकिन तैयारी करके जाइए। आप रोज 10,000 स्टेप चलिए, करीब 5 किलोमीटर का डेली का अभ्यास कीजिए चलते रहने का,
और अपना प्राणायाम कीजिए, जिससे आप ऑक्सीजन को ज़्यादा से ज़्यादा अंदर रख सकें, बाहर निकाल सकें, तो उससे आपकी यात्रा जो है वो बड़ी सुगम हो जाएगी। एक और श्रद्धालु पूछते हैं कि क्या यात्रा अकेले की जा सकती है और यात्रा के दौरान लोग कहाँ कहाँ ठहरते हैं? यात्रा अकेले बिल्कुल की जा सकती है। अकेले अगर आपको यात्रा करना है, नॉर्मली अगर आप किसी भी टीम के थ्रू जाते हैं, किसी भी व्यक्ति टीम के थ्रू जा रहे होते हैं, तो वो क्या करते हैं, ग्रुप वीज़ा में आप, जैसे मैं अकेले यात्रा करने गया था, लेकिन चूंकि ग्रुप वीज़ा लगा था तो मेरे साथ में जो 13 लोग थे वो एक परिवार बन गया। महादेव की कृपा से एक परिवार बना और बहुत प्यारा परिवार बना शिव भक्तों का। उनके साथ साथ 29 लोग और जुड़ गए जो कि मुंबई से आए हुए थे, तो कुल मिला के बहुत अच्छा परिवार बन गया एक। तो उनके साथ में मेरी यात्रा पूरी हो गई। तो आप अकेले भी जा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं है। यात्रा के दौरान आप कहाँ कहाँ ठहरते हैं, ये बड़ा अच्छा सवाल है। देखिए, यात्रा के दौरान आप 3 देश, खास तौर पे अगर आप ध्यान दें कि यात्रा के दौरान 3 देश हैं जो कि आप छूते हैं। एक तो भारत, अपना भारत, अतुल्य भारत, दूसरा नेपाल और तीसरा चाइना। तो आप ठहरने का जो व्यवस्था है वो अगर ग्रुप में जाते हैं तो जिसके थ्रू, जिस कंपनी के थ्रू आपने कराया, जैसे मैंने विजिट्स कैलाश के थ्रू अपना ये पूरा अरेंजमेंट कराया था, तो विजिट कैलाश पूरे अरेंजमेंट में ठहरने की व्यवस्था की सारी जिम्मेदारी उनकी होती है। जो भी तरीके हैं, चाहे हेलीकॉप्टर हो, चाहे बाय रोड जाना हो, वो सारी व्यवस्था भी उनकी होती है और बहुत सुगम, बहुत अच्छी व्यवस्था उन्होंने कराई थी और हम लोगों ने बड़ा आनंद लिया पूरी यात्रा का। जहाँ रुके हैं वहाँ भी हमें बहुत आनंद आया, क्योंकि वहाँ पे भी हम लोगों को देखने के लिए, सुनने के लिए, ध्यान करने के लिए बहुत सारी चीज़ें थी। एक बुजुर्ग ने पूछा था कि क्या यात्रा में घोड़े या याक का उपयोग कर सकते हैं और क्या मानसरोवर झील में स्नान किया जा सकता है? इस पूरी यात्रा के दौरान सिर्फ एक ही जगह है, जब आप परिक्रमा करते हैं तो आपको घोड़े या याक की ज़रूरत होती है, तो वो परिक्रमा के दौरान ही ज़रूरत होती है और कहीं नहीं। बाकी जगहों के लिए आपके पास 4 व्हीलर हमेशा मौजूद रहती है, तो परिक्रमा के दौरान ही आप इन दोनों चीज़ों का उपयोग कर सकते हैं। 4000 युआन में आपको लिया जाता है। एक सवाल और है कि मानसरोवर झील में आप स्नान कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? बिल्कुल, मानसरोवर झील में आप स्नान कर सकते हैं। आपको यहाँ पे झील में स्नान करने के लिए आप अंदर घुस के स्नान करना नहीं पॉसिबल है, क्योंकि वो बैन कर दिया गया है। आप वहाँ से बाल्टी लेके आइए, बाल्टी से स्नान कीजिए मस्त, और स्नान करके ध्यान कीजिए, प्रणाम कीजिए और उसके बाद फिर आगे चलिए। पैर वैर डाल सकते हैं वहाँ पे 1-2 जगहों पे, और वहाँ से अपने लिए मानसरोवर झील का पानी भी ला सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से। बोतल उसके लिए जो है आप यूज़ कर सकते हैं, वहाँ से बोतल खरीद भी सकते हैं, पानी भी ले सकते हैं। एक बहुत अहम सवाल, यात्रा में क्या क्या सामान ले जाना ज़रूरी है? क्या मोबाइल नेटवर्क उपलब्ध रहता है? यात्रा के दौरान, जैसे विजिट्स कैलाश ने एक बहुत अच्छा, ये जितनी भी टूर एंड ट्रैवल कंपनीज हैं उन सब का ये तरीका होता है, आप अपना सामान लेकर जाते हैं, राइट, लेकिन आपके जो बैग्स हैं वो सिर्फ आप पहचान रहे होते हैं। तो आपके बैग्स आप पहचानेंगे तो स्वाभाविक सी बात है, जो पोर्टर है या वहाँ के लोग हैं, एक साथ 50 लोगों का सामान पहुँचा तो उन लोगों को कन्फ्यूजन हो सकती है। तो नेपालगंज में ही आपको आपके सामान के लिए एक बड़ा बैग मिल जाता है, बड़ा बैग। उस बड़े बैग में आप अपना सामान डाल दीजिए और एक पिट्ठू बैग भी मिलता है और दोनों पे नंबर लिखे रहते हैं। मेरे पिट्ठू बैग का और मेरे जो डबल बैग था और जो पिट्ठू बैग था उसका 505 नंबर था, और ये 505 नंबर अपने आप में बहुत ही अद्भुत नंबर है। तो ये जो आपका सामान है उसको आप अपने उन सारे जो है बैग से निकाल कर आप जो नंबर वाले बैग आपको मिलते हैं उसमें डालते हैं। और आपको जैसे विजिट्स कैलाश ने एक जैकेट भी दिया था, उस जैकेट का एक ही जैसा कलर होता है, उस पर बैच होता है, तो स्वाभाविक सी बात है जितने भी वो कलर वाले वो जैकेट लोग पहनते हैं, ठंड उससे रुकती है और साथ में जो है वो विंड शीटर का भी काम करता है, तो उससे जो है ठंड भी रुकेगी, विंड शीटर का काम करेगा। वो पहन के आपको पहचान भी होती है कि हमारे साथ में हमारे इस ग्रुप में ये लोग हैं, तो उससे भी बहुत आसानी हो जाती है। तो ये बहुत अच्छा तरीका है अपने आप को नंबर वाइज जो है चीज़ों को सेग्रीगेट करने का, और सबसे बढ़िया तरीका यही है। और इसको सभी सारे जितनी भी जो है ट्रैवल एजेंसीज हैं सारी ये अप्लाई वो करती हैं। बहुत सारे सवालों में ये 2 सवाल भी हम लेना चाहेंगे कि क्या कैलाश मानसरोवर की यात्रा में बच्चे जा सकते हैं
और क्या इस यात्रा के लिए कोई विशेष आध्यात्मिक तैयारी करनी चाहिए? देखिए, नेटवर्क वहाँ पे इंटरनेशनल रोमिंग लीजिए, आपको कैलाश मानसरोवर के बेस तक आपको नेटवर्क मिलता रहेगा, सब जगह नेटवर्क मिलेगा आपको इंटरनेशनल रोमिंग में। लेकिन बच्चों के लिए जो बात कर रहा हूँ, मैंने तो देखिए वहाँ पे एक तिब्बतन बच्चा था जो कि करीब 8 किलोमीटर तक मेरे आगे चलता रहा और मैंने उसको अपना गुरु मान लिया था। मुझे बार बार ये मन में लग रहा था, वो अपनी माँ के साथ चलता जा रहा था। मुझे बार बार ये लगे कि प्रभु, इसके बच्चे के अंदर इतनी ऊर्जा कहाँ से आ गई कि ये 8 किलोमीटर, और मैं उसके पीछे 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 चलता रहा और मेरी यात्रा पूरी हो गई। सोचिएगा आप। लेकिन ये सभी के लिए जो है पॉसिबल नहीं है, छोटे बच्चों के लिए थोड़ा सा कठिन है, ये यात्रा कठिन है। तो इसलिए अगर बच्चों को अवॉइड कर सकें तो अवॉइड कीजिए, क्योंकि बच्चों के लिए यात्रा कठिन हो सकती है, क्योंकि सांस वांस लेने में काफ़ी दिक्कत होती है। तो इस यात्रा में आध्यात्मिक तैयारी की बात करें तो आध्यात्मिक तैयारी बस यही है दोस्तों, आपकी जो श्रद्धा है, आपका जो मन है, वो पूरी तरीके से भोलेनाथ पर समर्पित होना चाहिए। महादेव को आप समर्पित कर दीजिए अपने आप को और उन्हीं से आशीर्वाद लीजिए कि मेरी यात्रा सुगम कीजिए, मेरी यात्रा पूरी कीजिए। और महादेव अश्योर करते हैं कि आपकी यात्रा सुगम हो, आपकी यात्रा पूरी हो। इसके अलावा और कोई आध्यात्मिक तैयारी नहीं चाहिए। फिजिकली आप तैयार हो जाइए, मन में आपके, तन में आपके रोम रोम में महादेव की वो गूंज आपने आप सुनाई देगी जब आप उस परिक्रमा को कर रहे होते हैं, जब आप उस यात्रा को कर रहे होते हैं। क्योंकि ह्यूज बड़े बड़े पहाड़, उन पहाड़ों के बीच में आप चल रहे होते, इतने तुच्छ लगते हैं कि आपको लगता है कि यार वाकई इस सृष्टि का निर्माण करने वाला जो है वो कितना बड़ा है, कितना उसका जो अनहद नाद है वो कितना विशाल हो सकता है। आप सिर्फ कल्पना कर सकते हैं। और एक बार आप इस यात्रा से होके आएंगे तो आपका एक नया जीवन, एक नया अध्याय शुरू होता है। यकीन मानिए, ये यात्रा वाकई अपने आप में अद्भुत है, अलौकिक है। कैलाश पर मुझे उम्मीद है आपके तमाम सवालों के जवाब आपको मिल चुके होंगे और उम्मीद करते हैं कि महादेव आपकी यात्रा की तैयारी पूर्ण करें और कैलाश पर आपको कैलाशपति भगवान शंकर के दर्शन हो। हर हर महादेव।